अमित बेटा देख तो सही, नैन्सी कितनी अच्छी लड़की है। नैन नक्श भी सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद है। बेटा नैन्सी के पापा कई दिनों से फ़ोन करके जवाब मांग रहे हैं और एक तू है जो बात को टाले ही जा रहा है। देखो माँ, मैं आपको बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ, मुझे नैन्सी नहीं पर उसकी छोटी बहन साक्षी पसंद है। अगर वो साक्षी का रिश्ता मेरे साथ करना चाहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अरे बेटा कैसी बेतुकी बात कर रहा है। बड़ी को छोड़कर मैं छोटी बेटी का रिश्ता करने के लिए उनसे कैसे कह सकती हूँ। माँ, मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। मुझे एक बिल्कुल गोरी चिट्टी अप्सरा जैसी दिखने वाली लड़की से ही शादी करनी है। साक्षी ना सही, कोई और सही, लेकिन नैन्सी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अमित की माँ सुशीला उसे रूप रंग से ऊपर उठकर अच्छे गुणों वाली सुशील लड़की चुनने के लिए बहुत समझाती है, लेकिन अमित तो अपनी जिद पर ही अड़ा हुआ था कि उसे शादी करनी है तो ऐसी लड़की से ही करनी है जिसे एक बार देख लो तो उससे नजर ही ना हटने पाए। अमित एक होनहार सरकारी अफसर था, इसलिए नैन्सी के पिता अपनी छोटी बेटी साक्षी का रिश्ता अमित से करने के लिए तैयार हो गए और इस तरह अमित और साक्षी शादी के बंधन में बंधकर एक हो गए। शादी के बाद बेटा साक्षी, तुम दोनों के रिसेप्शन के लिए हमने जयपुर में होटल बुक किया है। अपना सामान पैक कर लो बेटा, आज शाम को ही हम जयपुर के लिए निकल जाएंगे। जयपुर के महंगे होटल में अमित और साक्षी का रिसेप्शन प्रोग्राम चल रहा था। तभी अमित का दोस्त उसके पास आकर धीमी आवाज में कुछ कहता है। अमित भाई, कहाँ से ढूंढ कर लाया है हीरे जैसी भाभी को? भाभी के सामने तो स्वर्ग की अप्सरा भी शर्मा जाए। भाभी तो सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये अमित भाभी के सामने बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। भाभी ने कौन सी ऐनक पहनकर तुझे पसंद किया है? बुरा मत मानना भाई, लेकिन कहाँ तू और कहाँ भाभी। अनंत की बात सुनकर अमित के सारे दोस्त खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। अपने दोस्तों के बीच में अपना मजाक बनते देख अमित थोड़ा खिसिया जाता है और बात को बदलकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करने लगता है। रिसेप्शन पार्टी के बाद अमित अपनी दुल्हन साक्षी के साथ घर लौट आता है, लेकिन दोस्तों का हंसता हुआ चेहरा अभी भी उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। 2 दिन बाद बेटा अमित, मैंने मुंह दिखाए का छोटा सा प्रोग्राम रखा है जिसमें मेरी सहेलियां और थोड़े आस पड़ोस के लोग शामिल होंगे। तो ऐसा करना, कल की छुट्टी ले लेना और हाँ, अच्छा सा जोड़ा पहनकर तैयार हो जाना। हाँ बेटा। माँ, मेरा किसी मुंह दिखाई के प्रोग्राम में शामिल होने का मन नहीं है। क्या फ़ायदा है, मैं चाहे जितना भी सज सवर कर बैठ जाऊँ, आपकी बहू के सामने मैं लगूंगा तो लंगूर ही ना। अरे ये कैसी बात कर रहा है बेटा? ऐसा किसने कह दिया तुझसे कि तू लंगूर है? अरे चांद जैसा बेटा है मेरा, लड़कियों की लाइन लगी थी मेरे राजकुमार के लिए। खुशकिस्मत है साक्षी कि उसे तेरे जैसा पति मिला। माँ, मुझे बच्चों की तरह बहलाना बंद करो। आईना मुझे भी देखना आता है। आपके मुंह दिखाए में भी वही होगा जो उस दिन रिसेप्शन पार्टी में हुआ। हर कोई आपकी बहू की तारीफ के कसीदे पड़ेगा और मुझे देखकर मेरा मजाक उड़ाएगा। अमित माँ से बातें कर रहा था, तभी साक्षी वहां आ जाती है। देखिए ना, मैंने आपके लिए ये लाल रंग का कुर्ता पजामा बनवाया है। मैं भी कल लाल साड़ी पहनूंगी। दोनों एक ही रंग पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना माँ जी? लाल साड़ी पहनकर तुम तो कश्मीर की राजकुमारी लगोगी और मैं सांवले रंग पर लाल कुर्ता पहनकर एक नंबर का लंगोर लगूंगा। यही तो तुम चाहती हो ना, कि हर कोई बस तुम्हारी तारीफ करे और मेरी खिल्ली उड़ाए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि कोई आपका मजाक बनाए? आपके सम्मान से ही तो मेरा सम्मान जुड़ा है। ये बड़ी बड़ी बातें तुम अपने कॉलेज में स्टूडेंट्स को लेक्चर में सुनाया करो, वो इंप्रेस हो जाएंगे। मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। इतना कहकर अमित गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल जाता है। ये मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? माँ जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे अरे साक्षी बेटा, देख ऐसे रोते नहीं बेटा। ये नालायक पता नहीं किसकी बातों में आकर ऐसी बेवकूफ़ाना बातें कर रहा है, लेकिन तू तो समझदारी दिखा बेटा। अगर पति नाराज भी है तो पत्नी को उसे मनाना आना चाहिए। ऐसे ही तो प्रेम की डोर मजबूत होती है ना? और तू चिंता मत कर बेटा, मैं हूं ना। अभी तो ये नालायक बाहर चला गया, लेकिन आने दे इसे, कान खींच कर इसे रास्ते पर लेकर आती हूँ। चल अब तू मुस्कुरा दे और जाकर कल के फंक्शन की तैयारी कर ले। सुशीला ने बहू साक्षी को किसी तरह समझा बुझाकर अपने कमरे में भेज तो दिया था, लेकिन चिंता की लकीरें उसके माथे पर भी गिर रही थी। राम जी, ये क्या हो रहा है? नई नई शादी है, अगर अभी से मनों में गांठ पड़ जाएगी तो आगे इनका रिश्ता कैसे चल पाएगा? मुझे ही अमित को समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाना होगा। सुशीला लॉबी में बैठी अमित के बाहर से लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी अमित घर में दाखिल होता है। अमित बेटा रुक जा जरा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। क्या बात है माँ? अगर आपको साक्षी के बारे में बात करनी है तो प्लीज़ मत कीजिए, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सुनना। बेटा अभी तेरी शादी को बस 5 दिन हुए हैं और 5 दिन की शादी में तू साक्षी से बात करने और उसके साथ बाहर निकलने में संकोच महसूस कर रहा है, तो बाकी की जिंदगी किस तरह बिताएगा? क्या तू कभी अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर ही नहीं जाएगा? आखिर साक्षी की गलती क्या है बेटा? माँ प्लीज़, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी और मत बढ़ाओ। बेटा कल 4 लोग घर में जमा हो रहे हैं
और वो सब लोग तुम दोनों से मिलने के लिए ही यहाँ आने वाले हैं। तो बेहतर होगा कि तुम समय से तैयार होकर नीचे आ जाओ। बाकी तुम जैसे चाहो वैसा करो। मैं समाज में अपना तमाशा बनता नहीं देख सकती। ठीक है माँ, आ जाऊंगा मैं। माँ के दबाव देने पर अगले दिन अमित पत्नी साक्षी के साथ मुंह दिखाई में शामिल हो जाता है। लेकिन उसके मन में हर पल बस यही बात चल रही थी कि लोग उसे देखकर उसका मजाक बना रहे हैं। उसकी नजरें लगातार हॉल में बैठे लोगों के चेहरे पर घूम रही थी। जहां भी कोई उसे हंसता ठहाके लगाता दिखाई देता, अमित को यही लगता कि वो उसे ही देखकर हंस रहा है। बेटा अमित, बहुत किस्मत वाले हो जो साक्षी जैसी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी लड़की तुम्हें मिली। आजकल अच्छी लड़कियां मिलती ही कहाँ हैं। अरे भाई, अमित सरकारी अफसर है। अमित की नौकरी देखकर तो कोई भी लड़की उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगी। आजकल तो इंस्टा पर ट्रेंड भी चल रहा है ना, जिसमें सरकारी नौकरी वाले लड़के सारी सुंदर लड़कियां लिए जाते हैं। भाई, हमारे अमित ने तो ट्रेंड को सच साबित करके दिखा दिया। सुशीला की सहेलियों की बातें गर्म शीशे की तरह अमित के कानों में पड़ रही थी और उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। कुछ देर तक फंक्शन में रुकने के बाद अमित बहाने से अपने कमरे में आ जाता है। नीचे से मेहमानों की हंसी और ठहाकों की आवाज उसके दिमाग पर हथौड़े की तरफ वार कर रही थी। फंक्शन में आए हर व्यक्ति के मुंह पर बस साक्षी की सुंदरता के ही चर्चे थे। साक्षी भी अपने रूप, रंग और खूबसूरती की तारीफ सुनकर फूली नहीं समा रही थी। फंक्शन खत्म होने के बाद, आज की फंक्शन में बहुत अच्छा लगा। माँ जी की सहेलियाँ और रिश्तेदार सभी बहुत अच्छे हैं। देखो तो सबने मुझे कितने सारे तोहफे दिए हैं। माँ जी की सहेलियाँ तो मेरी तारीफ करते थक नहीं रही थी। हाँ हाँ, हर तरफ तुम्हारी खूबसूरती का डंका बज रहा था। तुम्हें तो अच्छा ही लगेगा। अब लंगूर जैसे लड़के से शादी हुई है तुम्हारी, उसका कुछ तो फायदा मिलेगा ही। वैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मेरे जैसे लड़के से शादी करने के लिए तैयार कैसे होगी। तुम्हारी तो जीवन भर की ऐश हो गई है ना। जहाँ भी जाओगी हमेशा लोग तुम्हें सहानुभूति वाली नजरों से देखेंगे और कहेंगे, देखो देखो कितनी सुंदर लड़की है और कैसे बदसूरत आदमी के साथ बेचारी की शादी हो गई। बस कीजिए आप। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे सुंदर होना मेरे लिए कोई पाप हो गया है। पहले तो आप ही मेरे रूप पर मोहित थे ना। अगर मेरी सुंदरता से आपको इतनी ही परेशानी थी तो क्यों रिश्ता भिजवाया मेरे लिए? पापा ने तो आपके पास दीदी का रिश्ता भिजवाया था, लेकिन आपने उनकी जगह मुझे पसंद किया। मैं दीदी से ज्यादा खूबसूरत थी सिर्फ इसलिए ना। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बहन कभी भी ये बात महसूस करे कि उसके सांवले रंग के कारण कोई लड़का उसकी जगह मुझे पसंद कर रहा है। लेकिन पापा की जिद के कारण मुझे हार माननी पड़ी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को आपसे जोड़ा है। मैं तो ऐसे आदमी से कभी शादी करना ही नहीं चाहती थी जो इंसान को उसकी सीरत की जगह सूरत से पहचाने। लेकिन अपने परिवार की खुशी की खातिर इस रिश्ते को अपनी नियति समझकर पूरे दिल से मैंने आपको अपनाया है। कभी एक पल के लिए भी मेरे मन में ये बात नहीं आई कि आप मुझसे किसी भी मामले में 19 हैं। आप मेरे पति हैं, मेरा गुरूर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस तरह बात बात पर मुझे मेरी सुंदरता के लिए ताने देने का क्या मतलब है। पत्नी साक्षी के मुंह से इतनी बातें सुनने के बाद उसकी बातों का जवाब दिए बगैर अमित चुपचाप सोने चला जाता है। अमित, मैं कब से बोलती ही जा रही हूँ और आप करवट बदल कर लेटे हुए हैं। अरे आप सुन भी रहे हैं क्या? साक्षी बिस्तर पर मुंह फेर कर लेटे हुए अमित के पास जाकर देखती है तो अमित बिस्तर पर लेटा खर्राटे भर रहा है और साक्षी अकेले में खड़ी बड़बड़ा रही है। मैंने इतना कुछ कहा और उसके बदले में अमित सिर्फ करवट बदल कर सो गए। क्या मेरी इतनी भी अहमियत नहीं इनकी लाइफ में कि मेरी बातों को सुनकर उनका जवाब ही दे दें? साक्षी दुखी मन से बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। अरे ये कैसे डिजाइन दिखा रहे हो? अपनी दुकान की सबसे बढ़िया साड़ी दिखाइए ना। अरे सर, रंग और डिज़ाइन पसंद करने के लिए आपको मेहनत करनी होती होगी, लेकिन मैडम तो इतनी खूबसूरत है कि पत्थर को छू दे तो सोना हो जाए। इनके लिए तो आप आंख बंद करके कुछ भी ले जाइए, हर रंग और डिज़ाइन में खिल उठेंगी। साक्षी की सुंदरता की अपने साथ तुलना सुनकर अमित को गुस्सा आ जाता है। साक्षी चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। अमित साक्षी को लेकर दुकान से बाहर निकलने लगता है। पक्का सरकारी नौकरी वाला होगा। सरकारी नौकरी में तो चपरासी को भी अप्सरा मिल जाती है। चलो साक्षी, मॉल चलते हैं। तुम वहीं से अपने लिए कुछ ले लेना। ये छोटी दुकान के अनपढ़ दुकानदार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अमित साक्षी को लेकर मॉल जाता है जहां साक्षी एक कॉस्मेटिक शॉप में पहुंच जाती है। मैडम, आपके तो सारे प्रोडक्ट्स पैक हो गए। सर के लिए क्या दे दूं? अरे नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं लगाता हूँ। सर, मैडम को देखिए, लगता है कि छू लिया तो मैली हो जाएंगी। आपको नहीं लगता कि आपको भी खुद पर थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, हैं? अरे सर, आप हमारी शॉप से क्लिनजर, टोनर और मॉइस्चराइजर खरीद लीजिए। रात में नाइट क्रीम और सीरम लगाइए और सुबह सनस्क्रीन। फिर देखिए कैसे आपका चेहरा चमक उठेगा। हाँ? कुछ ही महीनों में आप मैडम के साथ उठने बैठने लायक हो जाएंगे। अब अपमान अमित की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, इसलिए उसने साक्षी का हाथ पकड़ा और घसीटते हुए उसे गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही अमित ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खट से बंद किया, चौंक कर उसकी आंख खुल गई। हे भगवान, ये तो सपना था। लगता है भगवान मुझे सपने में ही रास्ता दिखा रहा है कि अगर मैं साक्षी के साथ कहीं भी गया तो मेरे साथ यही होने वाला है।
इतना छोटापन मैंने जीवन में कभी महसूस नहीं किया। जब से मेरी शादी हुई है ऐसा लगता है जैसे दुनिया में मुझसे ज़्यादा बदसूरत कोई है ही नहीं। अगर मुझे ज़रा सा भी एहसास होता कि साक्षी से शादी के बाद मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा तो मैं कभी उससे शादी ही नहीं करता। मैं सही कहती थी, मुझे साक्षी से नहीं नैन्सी से शादी करनी चाहिए थी। पर अभी भी देर नहीं हुई, मैं साक्षी को सब कुछ सच बताकर उसके मायके भेज देता हूँ। ये सोचकर अमित साक्षी के पास जाता है। साक्षी देखो, मैं ऐसे घुट घुट कर नहीं जी सकता। जब से शादी हुई है मैं जहाँ भी जाता हूँ सब बस तुम्हारी सुंदरता की ही बातें करते हैं। ऐसा लगता है मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। हर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है और तुम्हारे साथ मुझे कंपेयर करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं इस डिप्रेशन को झेल नहीं पा रहा हूँ साक्षी। अगर तुम मेरी सलामती चाहती हो तो घर छोड़कर अपने मायके चली जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि मैं डिप्रेशन में कोई गलत कदम उठा लूँ। अपनी भड़ास निकालने के बाद अमित वहां से उठकर चला जाता है। अचानक ही साक्षी का फोन बजने लगता है। कैसी हो साक्षी? हमारे इनकम टैक्स वाले जीजा जी तुम्हें टाइम तो देते हैं ना? अरे भाई मैंने भी कैसा बेतुका सवाल पूछ लिया। तुझे देखकर तो होश उड़ गए होंगे सर के अभी तक। हर्ष साक्षी का जवाब सुने बिना ही उसके साथ हंसी मजाक करने लगा था। तभी उसे साक्षी के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती है। क्या हुआ साक्षी, तुम रो रही हो? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? आई एम रियली सॉरी साक्षी, मैं बस मजाक कर रहा था। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं तुम्हारी बात से नाराज़ नहीं हूँ हर्ष, बस मेरी किस्मत ही खराब है, तुम्हारी गलती नहीं है। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? साफ साफ बताओ ना बात क्या है। तुम्हें पता है ना मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। लोगों के मन की गांठें खोलना ही मेरा काम है। तो डोंट वरी, तुम मुझसे अपने मन की हर बात कह सकती हो। सब खत्म हो गया हर्ष, मेरी शादी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। अमित मेरे चेहरे से नफरत करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि लोग मेरे कारण उनका मजाक बनाते हैं और उन्हें लंगूर के हाथ में अंगूर जैसे घटिया ताने सुनाते हैं। और उन्होंने आज मुझसे घर छोड़कर जाने तक के लिए कह दिया है। क्या बात कर रही हो? इतनी छोटी सी बात के लिए अमित तुझसे घर छोड़कर जाने के लिए कैसे कह सकता है? देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम बस एक बार उसे लेकर मेरे पास आ जाओ, मैं उसकी हेल्प करूंगा। हर्ष अमित मुझसे बात भी नहीं करते। मेरे साथ कहीं जाना तो बहुत दूर की बात है, वो नहीं मानेंगे यार। अरे तुम ट्राई तो करो, एक बार अपनी सासू माँ से मदद लेकर अमित से बात करके देखो। हर्ष की बात सुनकर साक्षी अपनी सास सुशीला के पास जाती है। माँ जी, अमित चाहते हैं कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ। वो मेरे साथ इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता बना रहे, इसलिए मैं अपने तरफ से एक और कोशिश करना चाहती हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मनोवैज्ञानिक है। अगर अमित मेरे साथ हर्ष के पास जाने के लिए तैयार हो जाए तो वो हमारी मदद कर सकता है। तो फिक्र मत कर बेटा, अमित तेरे साथ ज़रूर जाएगा। शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं। मुझे खुशी है बहू कि मेरे नालायक बेटे की गलत बातें सुनने के बाद भी तू उसे एक और मौका देना चाहती है। मैं बस अपना रिश्ता बिखरने से बचा रही हूँ माँ जी। अगर एक बार मैं ये घर छोड़कर चली गई तो फिर हमारे रिश्ते को टूटने से कोई नहीं बचा पाएगा। शाम के समय, अमित बेटा, मैं देख रही हूँ कि तू बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, ना उसे अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा बेटा? देख, आज शाम को साक्षी के एक दोस्त ने उसे मिलने बुलाया है, इसलिए तू भी उसके साथ ही जा रहा है। माँ मैं उसके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। उसके दोस्त ने बुलाया है ना, तो जाने दो उसे, वहाँ मेरा क्या काम है? तुझे मेरी कसम है बेटा, बस एक बार मेरे कहने से तू उसके साथ चला जा। फिर जो तेरे दिल में आए वही करना, मैं बीच में नहीं बोलूँगी बस। माँ के बार बार समझाने पर अमित साक्षी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा अमित, मैं साक्षी का दोस्त हूँ, लेकिन उसके साथ साथ एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मुझे साक्षी ने तुम दोनों के बीच चल रही प्रॉब्लम के बारे में बताया है। मैं तुम्हारी फीलिंग्स बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। सोसाइटी का प्रेशर झेल पाना इतना आसान नहीं है। तुम खुलकर बताओ, आखिर तुम्हारे मन में है क्या? मैंने साक्षी को एक नज़र में ही पसंद कर लिया था। मैं नहीं जानता था कि उसकी खूबसूरती हमारी शादी को खा जाएगी। हर कोई साक्षी को देखकर मुझे बस यही एहसास कराता है कि मैं कितना बदसूरत और बेकार इंसान हूँ, जिसने साक्षी जैसे हीरे की चमक भी फीकी कर दी। लोगों का क्या है अमित, अगर तुम किसी आम सी लड़की से शादी कर लेते तो तब भी बोलते देखो कैसी जोड़ी है, बिल्कुल बेमेल सी। अच्छा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी गधे पर बैठकर जा रहा होता है। उसे देखकर लोग कहते हैं देखो कैसा जालिम आदमी है, हट्टा कट्टा होकर बेचारे गधे पर बैठकर जा रहा है। और जब वो गधे से उतरकर पैदल जाने लगता है तो बोलते हैं देखो गधे के होते हुए भी बेवकूफ पैदल जा रहा है। अब बताओ इस कहानी में उस आदमी को क्या करना चाहिए? उससे वही करना चाहिए जो उसका मन करे। लोगों का क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। वही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ अमित। लोगों का क्या है, 4 दिन बातें बनाएंगे फिर भूल जाएंगे। लोगों की बातों में आकर अपना जीवन खराब मत करो। साक्षी सिर्फ सूरत से नहीं, सीरत से भी हीरा है। उसने तुम्हें दिल से अपनाया है। तुम भी उसे दिल से अपना लोगे तो लोगों की बातों का फर्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। लोग तो तब भी मजाक बनाएंगे जब तुम साक्षी को छोड़ दोगे। लोगों का छोड़ो और वही करो जो सही है।
जो तुम्हारा दिल कहता है। हर्ष की बातें सुनकर अमित के मन में अटकी सारी फांस बाहर निकल गई थी। उसने मुस्कुराते हुए हर्ष की तरफ देखकर उसे धन्यवाद किया और खुशी खुशी मजबूती से साक्षी का हाथ थाम लिया। साक्षी और अमित की शादी में उस दिन के बाद कभी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि जब दिल से किसी को अपना लो तो उसके गुण अवगुण सब अपने लगने लगते हैं।